जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज के अगले लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट, जो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं, उनके हमने 4 लेक्चर्स कर लिए। उन लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा हमने? पहली बात तो यूक्लिड की जो भाज्य प्रमेय है वो देखा। दूसरा, जो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है वो देखा। साथ में हमने नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम हालांकि इस लेक्चर का पार्ट नहीं था, इस 10th क्लास के सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन इसको रियल नंबर्स को जानने से पहले आपको नंबर सिस्टम जानना था। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले आपको संख्या पद्धति के बारे में पूरा ज्ञान होना जरूरी था, तो इस वजह से हमने उसको बताया। फिर हमने इन दोनों थ्योरम्स, इन दोनों प्रमेय का जो है क्या किया, एप्लीकेशन पढ़ा, अनुप्रयोग पढ़ा। और उस अनुप्रयोग में हमने ये देखा कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। दूसरा हमने ये देखा, कल जो देखा था वो क्या था, कि इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं और उनको कैसे प्रूफ करते हैं कि अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास स्टेटमेंट के द्वारा हमने ये देखा प्रूफ। आज हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वो ये होगा कि अगर किसी भी संख्या के पावर में कितनी भी पावर दे दी जाए, जैसे 2 की पावर 100, 2 की पावर 1000, और फिर हमसे पूछा जाए कि इसके जो इकाई के अंक में कौन सा अंक होगा, 0 होगा या नहीं, 2 होगा कि नहीं, 3 होगा कि नहीं, 4 होगा कि नहीं, ये सब अगर हमें ये देखना है तो हम इसी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स हमें किसी भी अंक के निकालने होंगे और फिर देखने होंगे कि उसके उसके जो घात दी होगी उसमें इकाई के अंक में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या कौन सा अंक नहीं आएगा, ये देखना है। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हमारा ये रियल नंबर्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि हम एक यूनिट खत्म कर लेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1। ठीक, तो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, या गणित की, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय का क्या है, तीसरा अनुप्रयोग। और उसमें ये क्या देखते हैं, राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एनी पावर ऑफ नंबर, या संख्या की घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, क्वेश्चन लेने से पहले कुछ चीजें आपको समझाते हैं पहले, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो चीजें आसान हो जाएं। अगर मैं ये कहूं कि 25, तो 25 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 5, मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक, अगर मैं 250 लिखूं तो 250 में क्या हो जाएगा? 250 का फैक्टर अलग से कर लीजिए। इकाई के अंक में 0 है तो सबसे पहले 2 से विभाजित करके देखते हैं। ये 5, तो मतलब 2 × 5 की पावर 3। ठीक, अगर 16 है, 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4। 150 है तो 150 को क्या लिखेंगे?
2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक, अगर मैं कहूँ 4 तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 6 कहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। 8 कहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। 10 कहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपके एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में इस तरह के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि उनके इकाई के अंक क्या होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, सो ऑन। आप देखिए, जहां भी राइट मोस्ट डिजिट 0 है, यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक में जहां भी 0 है, वहां पर 2 चीजें कॉमन है। उसका प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 आना ही आना है। अगर 2 और 5 एक साथ नहीं आए तो कभी भी वहां पर 0 नहीं मिलेगा। आप दुनिया की किसी भी नंबर को ले लीजिए, अगर ये 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं हैं, इसका मतलब कि उस नंबर के यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 कभी नहीं होगा। अगर 2 और 5 एक साथ प्राइम फैक्टर हैं तो फिर उसके इकाई के अंक यूनिट डिजिट में 0 होगा। केवल 2 होने से काम नहीं चलेगा। देखिए, जहां जहां भी केवल 2 हैं वहां पर 0 नहीं है, और जहां पर केवल 5 है वहां पर भी 0 नहीं है। इन दोनों को एक साथ होना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स में। अगर वो एक साथ हैं तभी उस नंबर के यूनिट डिजिट इकाई के अंक में आपको 0 मिलेगा। अगर नहीं है तो 0 नहीं मिलेगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल, अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ, कोई भी नंबर इन्हीं अंकों से मिलकर के बनी होगी, 0 से लेकर के 9 तक। 0 ऐसा है कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर को तो वो 0 बन जाएगा। ठीक, तो 0 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर 0 नहीं है, उसके बाद अगर मैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4। सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो कितना आएगा, 6। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 8। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 10। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 2। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, और 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए बाकी नंबर्स को, तो इन दोनों से तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15। 6 से करेंगे तो 18। 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 21। 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 24। और 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 27। इनका जो यूनिट डिजिट है वो देखिए, यूनिट डिजिट 0 तभी होगा जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा कहीं भी कभी भी मल्टीप्लिकेशन इनका करेंगे कभी भी 0 नहीं आएगा। आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसलिए याद रखिएगा, क्या याद रखना है, कि अगर यूनिट डिजिट 0 है, मतलब इकाई का अंक 0 है किसी भी नंबर का, तो इसका मतलब कि उसका प्राइम फैक्टर
2 और 5 होंगे ही होंगे, ये कन्फर्म है। उसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, वो हम फैक्टराइजेशन करेंगे तब मिलेगा, लेकिन 2 और 5 जरूर होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन में। आपका पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल में दिया गया है वो ये दिया गया है कि 4 की पावर n, ये एक नंबर है, ये एक संख्या है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिस नंबर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की गिनती कर सकें उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसमें कभी भी जीरो शामिल नहीं होता, ये आपको बता रखे हैं। तो जहां पर n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। और अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो हमें ये देखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि n का क्या कोई मान ऐसा है जहां पर संख्या, संख्या मतलब 4 की पावर n के इकाई का अंक जीरो है। क्या हमें n की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी कि जब 4 की पावर n लिखें तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट। ठीक, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक बार करके देख लेते हैं पहले। देखिए, कभी भी हिट एंड ट्राई करने में, कभी भी मैथमेटिक्स क्या है, आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे एक ही क्वेश्चन को इनफाइनाइट तरीके से किया जा सकता है। बस वो आपके सोचने के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से सोच रहे हैं। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। नॉर्मल n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो n की वैल्यू रख करके देखते हैं। ठीक, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 4। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 का क्यूब, 64। 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 256। 5 रखेंगे तो 1024। ठीक, 6 रखेंगे तो 4 की पावर 6। 7 रखे तो 4 की पावर 7। 8 रखे तो यहाँ पर 6 आएगा। देखिए, 4 फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, इसी तरह रिपीट हो गए। फिर 4 आएगा इकाई के अंक में, फिर 6 आएगा। n का कोई ऐसा मान आपको नहीं मिलेगा जो 4 की पावर n को इकाई के अंक में जीरो ला करके दे। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसी वजह से है क्योंकि जो ये नंबर 4 है, जो ये नंबर 4 है, इसका प्राइम फैक्टर में केवल 2 है। 2 और 5 एक साथ नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे कि चूंकि, ये सिंबल है चूंकि। ठीक, 4 की पावर n में 4 का सह अभाज्य, सॉरी,
अभाज्य गुणनखंड करने पर, इंग्लिश मीडियम में कहेंगे तो क्या लिखेंगे कि 4 की पावर n में प्राइम फैक्टर करने पर 4, 2 और 5 एक साथ नहीं आते। या ये कहेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जिसकी वजह से 4 की पावर n में n का कोई ऐसा मान, कोई ऐसी वैल्यू n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है जो 4 की पावर n के इकाई के अंक में शून्य ला सके। मतलब इसका कभी भी इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता। ठीक, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इकाई के अंक में शून्य तभी होगा जब आपके 2 और 5 उस संख्या के प्राइम फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होंगे तभी। अगर नहीं है या दोनों में से कोई एक है तब भी नहीं होगा, दोनों एक साथ हैं तभी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एक्सरसाइज में है कि 6 की पावर n में हमें n का मान निकालना है जो इस संख्या को, इस संख्या के इकाई के अंक को क्या बना दे? शून्य। तो ये इसमें भी क्या है? n का कोई भी मान संभव नहीं है। ये हम कैसे जाने? ये हम ऐसे जाने कि जब 6 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 3। 2 और 5 एक साथ आपको नहीं मिल रहा है, और जब 2 और 5 एक साथ नहीं मिलेंगे तो कभी भी क्या होगा? इसके यूनिट डिजिट में, इकाई के अंक में कभी भी 0 नहीं आएगा। करके भी देख सकते हैं। 6 की पावर 2 कितना हुआ? 36। और 36 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की 6 की पावर 3, 36 × 6, 216। यहाँ पर यही चीज रिपीट हो जाएगी, इकाई के अंक में हमेशा 6 ही आएगा, 6 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 6 × 6 क्या आता है? 36। और 36 के डिजिट में, यूनिट डिजिट में कौन सा अंक है? 6। कौन सा नंबर है? 6। तो इकाई में कभी भी अंक ये क्या हो जाएगा? 0 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए इस यूनिट में। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके एक्सरसाइज में है, और ये एक्सरसाइज में इसलिए है कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा है उसका मीनिंग आप समझ पाए या नहीं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैं एक बार देख लेता हूँ, इसको आपको पढ़ा भी देता हूँ। ये देखिए, ये 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब सर्कुलर। इसका आप इंग्लिश वर्जन, जो इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश वर्जन आप इसका देख लीजिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या कह रहा है कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में दो प्लेयर हैं, एक है सोनिया जिनको लगते हैं 18 मिनट, और दूसरे का नाम नहीं पता तो उनको मान लेते हैं राहुल। दूसरे का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा कि क्या है। मैंने मान लिया कि राहुल है। इनको पूरा चक्कर करने में 18 मिनट लगते हैं। ये है सोनिया, ये इस पूरे पाथ को 18 मिनट में कवर करती हैं। एक चक्कर लगाने में इनको 18 मिनट लगते हैं। राहुल हैं, उनको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट इस पूरे चक्कर काटने में। ठीक, अब कहा जा रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सोनिया भी और राहुल भी। ठीक है, तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे? ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर एक 12 मिनट में यहां पर पहुंचता है, सपोज राहुल 12 मिनट में यहां पर पहुंचता है, तो सोनिया चक्कर ही लगा रही होगी तब तक। क्यों? क्योंकि सोनिया कब कितने मिनट में चक्कर लगाती है? 18 मिनट में। तो सोनिया यहां पर नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन राहुल पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा चक्कर लगाते रहेंगे ये दोनों, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों यहां पर आकर के मिलेंगे। हमें वही निकालना है कि वो टाइम कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। अब आप सिंपल सी बात सोचिए, हमने दो चीजें पढ़ी, एक HCF एक LCM। ठीक, HCF की अगर मैं बात करूं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको LCM का एप्लीकेशन करना है या HCF का, तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं 12 और 18, अभी मैं मिनट भूल जाता हूं, मैं केवल दो नंबर, दो डिजिट को ध्यान रख रहा हूं कि 12 एक नंबर है और दूसरी नंबर है 18। अगर मैं इनका HCF निकालूं तो इनका HCF क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर सके। और HCF अगर इनका निकालेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3, ये फैक्टर हो जाएगा, और 18 का 2 × 3 × 3। कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक तो 2 है और दूसरा है 3। ये तो कॉमन है नहीं, तो HCF क्या हो जाएगा? 2 × 3 मतलब 6। कहने का ये मतलब है कि HCF वो संख्या है जो दी हुई संख्याओं से हमेशा छोटी होगी। जब छोटी है तभी तो ये भाग करने पर विभाजित हो रहे हैं। अगर ये बड़ी होगी तो बड़ी संख्या से छोटी को अगर भाग करेंगे तो आपका आंसर कभी भी पूर्णांक ना आकर के क्या आएगा? भिन्न में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो HCF क्या होगा? दी हुई संख्याओं से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर मैं 12 और 18 की बात करूं, तो जब ये 12 मिनट में नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि राहुल अगर 12 मिनट में यहाँ पर पहुंचा तो सोनिया तब तक मैदान में कहीं भी चक्कर लगा रही होगी, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगी। सिमिलरली अगर सोनिया पहुंची तो राहुल आगे जा चुका होगा। वो 18 मिनट बाद यहाँ पर पहुंचा, तब तक 6 मिनट पहले ही राहुल यहाँ से चले गए होंगे। चले गए होंगे ना? तो याद रखिए, जो इनका मिलने का टाइम होगा वो 12 और 18 से हमेशा ज्यादा होगा, कभी भी 12 और 18 से कम नहीं होगा। आप बात समझ में रहे हैं? जो इनका मिलने का टाइम होगा वो हमेशा 12 और 18 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों कभी भी एक दूसरे को
एक साथ क्रॉस नहीं करेंगे पहले चक्कर में, हमेशा एक से ज्यादा चक्कर ही लगाएंगे तब जा करके मिलेंगे ये। और एक से ज्यादा चक्कर लगाते ही इनका टाइम बढ़ जाएगा। ये 18 से ज्यादा घूमेंगे और ये भी 12 से ज्यादा, मतलब हो सकता है ये 2 चक्कर लगा रहा हूँ, ये 3 चक्कर लगा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इससे हमें ये पता चल गया कि हमें इसमें एलसीएम निकालना है दोनों नंबर्स का। एलसीएम निकालने तक कैसे पहुंचे ये मैंने आपको बता दिया। कैसे कैसे पहुंचे? जो इनका टाइम होगा वो कभी भी इन दो नंबर से ज्यादा होगा, इन दो टाइम से हमेशा ज्यादा होगा। और एचसीएफ कभी भी दी हुई नंबर से ज्यादा नहीं होता, हमेशा कम होता है। और एलसीएम, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो कितना निकलेगा? 2, 3, 3 और 2, मतलब 36। एलसीएम देखिए, वो जो गिवन नंबर्स हैं उनसे हमेशा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो सके, विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। ठीक, द मिनिमम नंबर, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। ठीक, अब ये तो पता चल गया कि एलसीएम हमेशा दी हुई संख्याओं से ज्यादा होगा और एचसीएफ हमेशा दी हुई संख्याओं से कम होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो यहां पर पता चल गया कि एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए तो आ जाएगा 36 मिनट। अगर टाइम पूछा तो 36 मिनट। और पूछा है कि जब ये मिलेंगे तो सोनिया कितने चक्कर लगा ली होगी और राहुल कितने चक्कर लगा लिया होगा, तो ये 36 मिनट के टाइम को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो सोनिया के चक्कर कितने हो गए? 2। और राहुल के चक्कर कितने हो गए? 3। मतलब सोनिया जब 2 चक्कर लगाकर यहाँ पर आएगी तो राहुल 3 चक्कर लगा करके यहाँ पर आ जाएगा और उसी टाइम पर ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन के टाइप, और ये जरूर सोचिए कि और किस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। तो उस ट्विस्ट को बदलने के लिए हमने क्या किया, अगर इनकी डायरेक्शन बदल दी जाए, सोनिया इधर चले और राहुल इधर, और आपसे पूछे कि कितने टाइम बाद ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इधर चलेंगे, ये इधर, तो बीच में कहीं क्रॉस करेंगे। जो बीच में क्रॉस करने का टाइम है वो इन दोनों से हमेशा छोटा होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 12 मिनट लेते हैं और ये इधर से इधर पहुंचने में 18 मिनट लेती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है जहां पर दोनों मिलेंगे वो 12 और 18 से कम होगा। और तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में कहे और पूछे कि कितने टाइम में मिलेंगे, तो इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बता रखा है 12 और 18 का कितना है? 6। मतलब 6 मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे अगर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो। और अगर 6 मिनट बाद मिलेंगे तो क्या होगा? राहुल तो आधा चक्कर लगा चुका होगा। क्यों? क्योंकि राहुल पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। तो राहुल तो आधा चक्कर लगा लिया होगा। लेकिन सोनिया ने कितने चक्कर लगाए होंगे? टोटल चक्कर का 1/3 भाग। क्यों? यही डिवाइड कर दीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आधा आ जाएगा, 50%। मतलब राहुल ने आधा चक्कर लगा लिया। और सोनिया ने कितना लगाया? 6 डिवाइडेड बाई 18। मतलब टोटल चक्कर का 1/3 पार्ट, मतलब टोटल गोले की परिधि का 1/3 भाग सोनिया पहुंच चुकी है। अभी सोनिया को 2/3 भाग और चलना है और राहुल को 50%, मतलब आधा भाग और चलना है। तब जा करके दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, जहां से चले थे वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन के प्रकार और ट्विस्ट पर जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में रियल नंबर्स का जो हमारा चैप्टर है, वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा।
वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा और नंबर सिस्टम से हमने ये देखा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर लाइन में उनको कैसे डिनोट किया जाता है संख्या पद्धति में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी चीजें। दूसरा हमने यहाँ पर दो थ्योरम्स पढ़ी। एक थी यूक्लिड की डिविजिबल थ्योरम, यूक्लिड की भाज्य प्रमेय, और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, ये हमने पढ़ा। फिर इनका इस्तेमाल करके हमने तीन चीजें पढ़ी। संख्याओं का HCF और LCM निकालना, ये पहला प्रयोग पढ़ा। दूसरा हमने ये देखा कि इर्रेशनल नंबर्स अगर कोई है तो उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, सिद्ध कैसे किया जा सकता है। और तीसरा हमने इसका अनुप्रयोग ये देखा कि पावर्स अगर दी गई हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी। और इसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन देखा कि जीरो कब आएगा इकाई के स्थान पर। इसी तरह बाकी का भी है, वो जब आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे। अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है तो आप इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहीं पर एक LCM HCF में दो टाइप पढ़े। अगर दो नंबर की बात है तो A इंटू बी इज इक्वल टू LCM ऑफ AB और HCF ऑफ AB। और अगर तीन नंबर का है तो ये फार्मूला होल्ड नहीं करता, और उस समय हमने ये देखा कि LCM ऑफ ABC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ABC इंटू HCF ऑफ ABC इंटू वो डिवाइडेड बाई HCF ऑफ पेयर में AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ CA या AC। ठीक, हमने इन्हीं थ्योरम्स में एक थ्योरम और पढ़ी जब हम इर्रेशनल नंबर प्रूफ कर रहे थे, और वो थ्योरम क्या थी कि इफ P इज प्राइम, अगर P एक अभाज्य संख्या है एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, और P A स्क्वायर को विभाजित कर देता है, देन P आल्सो डिवाइड्स A। तो P A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P एक अभाज्य संख्या है और P A स्क्वायर का क्या है, अभाज्य गुणनखंड, तो P A का भी अभाज्य गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही संख्या को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक, ये सारा चीज हमने पढ़ा और हमने इसके एप्लीकेशन देखे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कहीं कोई डाउट हो तो पूछेंगे। मैथ या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ की ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी हो, वो हमेशा अभ्यास का विषय है। आप एक क्वेश्चन कीजिए, एक टाइप का क्वेश्चन कीजिए और उसके बारे में सोचिए कि इसको और तक किस तरीके से कर सकते हैं। सोचना एक जिंदा दिमाग की निशानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करनी है, चीज़ों को रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सभाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक, और एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और आप देखेंगे कि जितना आप ट्राई करेंगे
उतना ही आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। और नंबर्स अगर आपसे बात करने लगी तो फिर आपका जीवन सुधर जाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से खूब पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। धन्यवाद।